प्रैक्टिस सेट दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.2 है, और उसके पहले कुछ थ्योरम्स हैं जो हमको देखने हैं। उन थ्योरम्स में सबसे फर्स्ट वाला है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये वाला पहला थ्योरम है जो आपको वी हैव टू फिनिश टुडे इन दिस सेशन। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है? स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात क्लियर कर लेते हैं कि if और then है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो लास्ट ईयर इन स्टैंडर्ड 9 हमने देखा था कि if के बाद स्टेटमेंट में जो आता है ये रहा, if के बाद स्टेटमेंट में if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, ये if के बाद आया है। उसके बाद then the line divides the side in the same proportion। तो if के बाद जो भी आता है that is given, and then के बाद जो दिया होता है वो हमको क्या करना होता है, वो हमको प्रूफ करना होता है। सो सेइंग दैट, पहले तो ये स्टेटमेंट समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन समझ लेते हैं क्या है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो फॉरगेट अबाउट दैट डायग्राम। मैं यहाँ पे एक फिगर ले रहा हूँ, मान लो उस फिगर का नाम है एल, फिगर का नाम सेम लो LMN। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन है जो किसी एक साइड को, टोटल 3 साइड्स है हमारे पास, तीनों साइड में से किसी एक साइड को एक लाइन पैरेलल है। जैसे ये रहा, ये जो लाइन है लाइन O, ये साइड MN को क्या है, पैरेलल है। देख के पता चल रहा होगा आपको पैरेलल है। तो अगर वो आगे बढ़ेगा लाइन L, तो LM और LN को कहीं ना कहीं कट करेगा कि नहीं करेगा? तो वो कहाँ पे कट कर रहा है, P और Q पे कट कर रहा है। तो वही बोला है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे ये लाइन O है, ये पैरेलल है सेगमेंट MN को, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड। बचे हुए दो साइड्स कौन से हैं, LM और LN। इन दोनों को कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, P और Q पे, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर दिया। अगर ऐसा है, इफ दिस इज गिवन, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स, जो ये लाइन है ये इन दोनों साइड्स को, ये जो लाइन है इन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शन में काटता है, प्रोपोर्शन में काटता है। तो अंडरस्टैंड कि प्रोपोर्शन में काटना मतलब क्या है ना, डायग्राम तो आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रोपोर्शन में कट करना मतलब क्या, देखो मान लो कि मेरे पास रेशियोज है ना, रेशियो का मतलब क्या, दो नंबर्स का डिवीजन, दो नंबर्स का ही ले लेते फिलहाल तो, है ना। जैसे 3/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में, और कहीं पे दूसरे पेज पे मैंने लिखा है ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/5, और दूसरे ही पेज पे जैसे बुक टर्न करते मैंने लिख दिया 9/15। अगर मैंने आपको पूछा कि क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है, तो आप बोलोगे यस सर वो दोनों प्रोपोर्शन में है। ये 3/5 ये वाला रेशो और ये वाला रेशो प्रोपोर्शन में है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को इक्वल है। ये 3/5 है, इसको अगर 3 के टेबल में 5 आगे डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, 3 3 and 3 5, तो इसका भी फाइनल आंसर कितना रहेगा, 3/5। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या, प्रोपोर्शन का मतलब अगर ये एक रेशो है ना, ये एक रेशो है, ये एक रेशो है, अगर दो रेशोज इक्वल हो तो उन दोनों रेशोज को प्रोपोर्शन में कहा जाता है। अगर दो रेशियोज इक्वल है तो इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला है कि ये जो लाइन है हमको प्रूफ करने को बोला है कि ये जो लाइन है ये इन दोनों साइड्स को, मतलब LM और LN को इंटरसेक्ट तो कर रहा है, लेकिन कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग प्रोपोर्शन। कहने का मतलब ये लाइन की वजह से, ये जो लाइन O है उसकी वजह से LM कितने पार्ट में कट हो गया, 2 पार्ट में, एक LP है और एक PN है ना। ठीक उसी तरह उधर LN जो है वो 2 पार्ट में कट हो गया, LQ एंड QN। तो हमको प्रूफ करना है कि वो प्रोपोर्शन में है। कहने का मतलब हमको प्रूफ करना है LP/PM।
LP अपॉन PM ये एक रेशो है, LQ अपॉन QN ये दूसरा रेशो है। हमको प्रूव करना है कि वो दोनों एक दूसरे को क्या है, इक्वल है। और ध्यान दो, आप LP अगर आप लिख रहे हो LP अपॉन PM तो आप इधर पे L से ही स्टार्ट करोगे, आप NQ अपॉन LQ नहीं लिख सकते। समझ आ रहा है? यू हैव टू राइट, अगर आपने स्टार्ट किया LP अपॉन PM तो आप वहाँ पे भी क्या बोलोगे, LQ अपॉन QN। उल्टा आपने बोला, अगर आपने बोला MP अपॉन PL तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, NQ अपॉन QL। समझ आ रहा है? तो फिलहाल हम लोगों को ये प्रूफ करना है, कैसे करेंगे है ना। फिर से एक बार ध्यान दो, मैंने बोला क्या क्या दिया है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। गिवन ऐसा है कि लाइन O जो है वो सेगमेंट MN को क्या है, पैरेलल है ट्रायंगल का। ये जो ट्रायंगल है उसके एक साइड को क्या है, वो पैरेलल है, ठीक है। उसी वक्त लाइन L जो है बचे हुए दो साइड्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो P पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, Q पे। तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो लाइन L है ये उन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शन में कट करता है। दोनों साइड्स को कैसे कट करता है, प्रोपोर्शन में। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या, रेशोज इक्वल होना। प्रोपोर्शन का मतलब क्या, रेशो इक्वल होना। तो यहाँ पे कौन सा रेशो बनेगा, LP अपॉन PM बनेगा, और यहाँ पे कौन सा रेशो बनेगा, LQ अपॉन QN बनेगा। तो मुझे उनको ही क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज व्हाट विल बी प्रूव्ड। लिख लो जल्दी। तो वो ये प्रूफ करना है। लेट अस कंटिन्यू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। क्या है कंस्ट्रक्शन? और एक बात ध्यान में रखना है, कंस्ट्रक्शन हमेशा कैसे होगा, डॉटेड लाइंस में होगा। जैसे तो आपने क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया, आपने जोड़ दिया PN को और आपने क्या जोड़ लिया, MQ। कंस्ट्रक्शन जॉइन PN and join QM। ठीक है, अभी स्टार्ट होता है प्रूफ। नाउ बिफोर इवन दैट और एक कंसेप्ट मुझे आपको पढ़ाना है। आपके टेक्स्ट बुक में कैसे डायरेक्टली वो लोग ने आंसर्स दिया है, आई कैन नॉट डायरेक्टली कम टू आंसर्स, आई हैव टू एक्सप्लेन कि वो कैसे आए। तो ध्यान देने का भी। अब मैं क्या करूँ, ये जो डायग्राम दिख रहा है मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके अलग कलर में हाईलाइट कर लेता हूँ, ये आपको दिखेगा। ये तो ट्रायंगल सा, ये ट्रायंगल दिख रहा रहेगा आपको, रेड में दिख रहा है आपको। ये ट्रायंगल का नाम क्या है, LMQ, दिख रहा है आपको? ठीक है, इसकी ज़रूरत है ना, उसी की बात करूँगा। अब मुझे दो अलग अलग ट्रायंगल दिख रहे हैं रेड में, एक तो है LPQ और दूसरा कौन सा है, PQM। देखो ट्रायंगल का नाम लिखते वक्त आप कितने तरीके से लिख सकते हो, 6 डिफरेंट वेज। तो उसमें से एक ले रहा हूँ मैं, LPQ, ये ट्रायंगल का नाम हो गया। और इसको क्या बोल दिया मैंने, PQM बोल दो या PMQ बोल दो, जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसा बोल दो। अभी इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, इस पे अटेंशन। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है। क्यों, क्या किया मैंने, बस टेढ़ा करके बना लिया। यहाँ पे N आ गया, यहाँ पे P आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, M आ गया। दिख रहा है? Are you getting this? ये मैंने डायग्राम जो है इसको बस उल्टा कर लिया, ऐसे घुमा लिया, बस क्यों ऊपर आ गया, बस इतना ही हुआ। ये पूरा ऐसे घुमा के रख दिया मैंने, ठीक है भैया। तो अभी मैं क्या करूँ, इसको ऐसे जोड़ दे रहा हूँ। Is that clear? Now understand this. यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, बाकी आपको इजी लगेगा। यही डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे है Q, यहाँ पे है L, यहाँ पे है P और यहाँ पे है M। अब ध्यान से देखो, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, यही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँ, ये जो ट्रायंगल है LPQ और ये जो ट्रायंगल है QPM, इन दोनों की बात करूँ अगर, तो आप ध्यान से देखो इन दोनों का। अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में, पिछले प्रैक्टिस सेट के पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था ABCD,
4 पॉइंट देखा था, ए 2 अलग अलग ट्राइंगल, दूसरा जिनका बेस कॉमन हो, तीसरा जिनका हाइट कॉमन हो, चौथा जिनका बेस और हाइट दोनों ही कॉमन हो। ये कौन से कैटेगरी में बैठता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ, ये है ही नहीं। अब ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, एल पी क्यू हो गया। और अगर मुझे वर्टेक्स क्यू से हाइट बनाना होता, वर्टेक्स क्यू से हाइट बनाना होता तो वो कहाँ पे आता, एल पी पे तो नहीं आता, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसको एक्सटेंड करना पड़ता, हाँ या नहीं, यस और नो। तो इस ट्राइंगल के लिए एल पी क्यू के लिए हाइट कौन हो गया, मान लो यहाँ पे मैंने बोल दिया एस है, तो हाइट कौन हो गया, क्यू एस हो गया। अगर ये कर रहे हो, देखो इस ट्राइंगल के लिए अगर मैंने वर्टेक्स क्यू से हाइट बनाया, क्यू से हाइट बनाया तो डायरेक्टली एल पी पे तो नहीं बन सकता, तो मुझे एल पी को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, बराबर है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के लिए वर्टेक्स क्यू, दैट इज फॉर ट्राइंगल एल पी क्यू, वर्टेक्स क्यू से हाइट कौन सा है, क्यू एस। अग्री कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, ये वाला डायग्राम जो किया था उसको पूरा खत्म कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये नहीं है। अरे पी क्यू एम या फिर पी एम क्यू ट्राइंगल में भी वही हाइट है, अगर देखो उसमें भी तो वर्टेक्स क्यू है ना, तो अगर वर्टेक्स क्यू से हाइट बनाएंगे तो यही बनेगा ना, और कोई हाइट तो नहीं बनेगा। वर्टेक्स क्यू है तो क्यू से तो सीधा ऐसे आएगा, मतलब इन दोनों ट्राइंगल का क्या कॉमन है, हाइट कॉमन है। ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ऐसे में सिखाया था आपको। ऐसे अगर ट्राइंगल होगा तो हाइट कहाँ से आता है, हाइट यहाँ से आ जाता है, बराबर है। बस इसमें क्या हो गया, इस डायग्राम में क्या हो गया, एक ट्राइंगल टेढ़ा है और एक ट्राइंगल जो है सीधा है ना, लेकिन फिर भी उनका हाइट तो सेम ही रहेगा। इस बाजू वाले ट्राइंगल का अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कंप्लीट करके दिखाऊँ आपको, तो इस ट्राइंगल के लिए जो रेड में मैंने जिसका एरिया मैंने रेड में शेड किया है, इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट कौन है, क्यू एस है, और इधर वाले ट्राइंगल पी एम क्यू के लिए भी हाइट कौन है, क्यू एस है। तो इन दोनों का हाइट क्या है, कॉमन है, ये समझना है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल का क्या कॉमन है, हाइट कॉमन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विद कॉमन हाइट का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। अब मेरे को बताओ, इस ट्राइंगल के लिए एल पी क्यू के लिए हाइट कौन है, क्यू एस, और बेस कौन होगा, एल पी होगा या नहीं होगा, यस और नो। और इधर वाले ब्लैक में जो ट्राइंगल है, अगर क्यू एस हाइट हो गया तो वो किस पे हाइट है, पी एम पे, तो इधर बेस कौन हो गया, पी एम। तो इधर वाले ट्राइंगल के लिए बेस कौन है, एल पी, और इधर वाले ट्राइंगल के लिए बेस कौन है, पी एम। फिर से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये बेस हो गया और ये बेस हो गया, क्योंकि हाइट जो है वो क्यू से अगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, हाँ या नहीं। तो मतलब इधर वाले ट्राइंगल के लिए भी यही हाइट है और ये वाला ब्लैक ट्राइंगल के लिए भी यही हाइट है, मतलब दोनों का हाइट कॉमन है। समझ आ रहा है। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली उन्होंने बोला है एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस रीजन में, तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल विद कॉमन हाइट। लेकिन हम लोग वो रीजन नहीं लिखेंगे, हम लोग रीजन कैसे लिखेंगे, ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। समझो इस डायग्राम को, आप रफ में वैसे ही बनाओ इसको, ठीक है। फिलहाल तो मैं रफ कर रहा हूँ, अब बना लेना, ठीक है। तो आपको एक बात सीखनी है, आपको ये लिखना कैसे है कि इनका हाइट कॉमन है, ये लिखना कैसे है ये समझो। कैसे बोलेंगे हम लोग, ट्राइंगल एल पी क्यू, ट्राइंगल एल पी क्यू एंड ट्राइंगल क्यू पी एम बोलो, पी एम क्यू बोलो, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा बोलो, पी एम क्यू एंड ट्राइंगल पी एम क्यू हैव कॉमन वर्टेक्स क्यू। क्या है उनका, वर्टेक्स है ना। एल पी क्यू के पास भी क्यू वर्टेक्स है और पी एम क्यू के पास भी क्यू वर्टेक्स है। हम लोग क्या लिखेंगे, हैव कॉमन वर्टेक्स क्यू एंड देयर बेस लाई ऑन सेम लाइन। देखो इस इधर वाले ट्राइंगल के लिए बेस कौन है, एल पी है,
उधर वाले ट्राइंगल के लिए बेस कौन है, PM है, और क्या वो दोनों एक ही लाइन पे है, हाँ वो दोनों एक ही लाइन पे है, ऑन सेम लाइन। अगर ऐसा है तो देयरफॉर देयर हाइट्स आर सेम, इसका मतलब उनका जो हाइट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, देखो मैंने आपको जस्टिफाई कर लिया, मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के आपको अलग अलग दिखाया कि बाबा इधर वाला ट्राइंगल है, उसका वर्टेक्स बाहर है तो हाइट ये रहेगा, और ये वाले ट्राइंगल के लिए तो रेगुलर वाले डायग्राम में जैसा हम लोग बनाते हैं वही हाइट रहेगा, बराबर। लेकिन इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखे, जस्टिफाई कैसे करें कि ये कॉमन हाइट है। अगली बार से अगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल्स का डायग्राम आया तो हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, जैसे वो ट्राइंगल्स हो गए, जैसे यहाँ पे हम लोग कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, LPQ और PMQ, दोनों का ही वर्टेक्स कॉमन कौन सा है, क्यों ध्यान में रखने का कौन सा वर्टेक्स कॉमन है, एंड देयर बेस लाई ऑन सेम लाइन, दोनों का भी बेस, ये वाला रेड वाला बेस है और इधर वाले का ब्लैक बेस है, दोनों का बेस सेम लाइन पे है, एक ही लाइन पे है या नहीं है, एंड देयर बेस लाई ऑन सेम लाइन, देयरफॉर देयर हाइट्स आर सेम। और अगर दो ट्राइंगल का हाइट सेम रहता है तो दोनों का एरियाज का रेशियो इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, LPQ अपॉन एरिया ऑफ दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, PMQ। हम लोग ने ये तो बता दिया कि भाई साहब ये दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या है, सेम है। अगर दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है तो रेशियोज ऑफ द एरियाज इज इक्वल्स टू द करस्पॉन्डिंग बेस। तो इधर वाले टाइम करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, LPQ का बेस कौन है, LP, और PMQ का बेस कौन है, PM, इज इट नॉट। इसको ये हो गया हम लोग को फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गया, इसको हम लोग ने ऐसे रख दिया, क्या बोलिए इसको 1, जैसे 1 में आया है तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था इसको हम लोग रीजन बोल के यूज़ करेंगे। अब वील स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए मैं ब्लू कलर से सेम डायग्राम को फिर से बनाना यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये डायग्राम को टेढ़ा बनाऊंगा, मतलब क्या, जैसे यहाँ पे Q ऊपर आ गया था, यहाँ पे कौन ऊपर आ जाएगा, P ऊपर आ जाएगा। तो कैसे, डायग्राम पे ध्यान दो, ये आ गया, जिसने ये सीख लिया डायग्राम को ब्रेक करना, इसका चैप्टर हो गया। जितने भी चैप्टर्स हैं अगर डायग्राम को ब्रेक करना सीख लो तो आधा ज्योमेट्री तो तुम लोग को आ ही गया। यहाँ पे P ऊपर आ गया, ठीक है, P जब नीचे गिरा है ना, ऐसे आया तो यहाँ पे आ गया L, यहाँ पे आ गया Q और यहाँ पे आ गया N। देखो ध्यान से देखो, P जो है ऊपर घुमा है ना, जैसे ऐसे कौन चलता है, घड़ी चलती है, आया नहीं, तो P आ गया इधर, तो L आ जाएगा नीचे, Q आ जाएगा आगे, ऐसे P L Q N है ना। फोन कैसे घुमाते हैं, P L Q N, पुराना वाला फोन टीवी में देखा होगा, तो कैसे है, P फिर L फिर Q फिर N, समझ आ गया। फिर क्या, फिर तो जोड़ना है, यहाँ पे कौन ज्वाइन है, PQ, तो यहाँ पे PQ को ज्वाइन करने के यहाँ पे भी दो अलग अलग ट्राइंगल बनेंगे, है ना। जैसे रेड वाले में दो अलग अलग ट्राइंगल बने थे, वैसे ही ब्लू वाले में भी तो दो अलग अलग ट्राइंगल बनेंगे, है कि नहीं, बनेंगे कि नहीं। तो ये वाला ब्लैक सी बना लेते हैं, यहाँ पे भी PQ जोड़ा, ये जैसे PQ यहाँ पे भी, है ना। अब फिर से देखो यार, ये डायग्राम भी वैसी ही है ना। क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ना इधर वाले को भूल जाए। अगर ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम मान लो PQN है, PQN के लिए अगर वर्टेक्स P से बनाना होगा तो भी मैं क्या करूँगा, सीधा ही बनाऊंगा, यस और नो, एक्सटेंड करूँगा, और यही वाला हाइट तो दूसरे ट्राइंगल के लिए भी होगा, हाँ या नहीं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, PQL, उसके लिए भी वही हाइट रहेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब इन दोनों ट्राइंगल का भी क्या कॉमन है, हाइट कॉमन है। तो लिखने का तरीका कैसे होगा, एग्जैक्टली ऐसे, क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राइंगल कौन सा, दो नाम लिख लेते हैं, ये वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, अभी। ये कंफ्यूजन कैसे होगा, क्या हम लोग पहले, सर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर आपने इधर वाला लिखते हो पहले ये ट्राइंगल का नाम लिखा LPQ, जो इस तरफ था, है ना, LPQ था, और उसके बाद आपने लिखा PMQ, उसी तरह से LPQ ऊपर आ गया, PMQ नीचे आया। तो ये वाले डायग्राम में आप इधर से उस तरफ से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, है ना। रीज़न मैं बताता हूँ,
रीजन यहाँ पे है, गिवन में सब दिखता है। ऊपर कौन है, एलपी, जैसे एलपी इस ट्राइंगल से था और नीचे कौन आना चाहिए, पीएम, पीएम इस ट्राइंगल से था, इसलिए मैंने पहले एलपी क्यू लिखा और फिर पीएम क्यू लिखा, जिसमें एलपी आ गया और पीएम आ गया। एलपी ऊपर आया, पीएम नीचे आ गया। और दूसरे वाले में देखो एल क्यू ऊपर चाहिए, एल क्यू यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, एल क्यू इस ट्राइंगल से है, इस ट्राइंगल से, हाँ राइट हैंड साइड वाले से ना। तो अगर राइट हैंड साइड वाला पहले चाहिए तो ये ट्राइंगल को भी हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं पहले क्या लिखूंगा, ट्राइंगल पी क्यू एल बोल दो या फिर पी एल क्यू बोल दो, ट्राइंगल पी एल क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, सेम टू सेम यही, हैव कॉमन वर्टेक्स, तो हैव कॉमन वर्टेक्स, क्या है कॉमन वर्टेक्स का नाम, यहाँ पे भी दोनों, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में कॉमन वर्टेक्स है पी, जैसे यहाँ पे क्यू था, कॉमन वर्टेक्स पी, और एंड जैसे इधर वाला ये बेस हो गया ट्राइंगल पी एल क्यू के लिए, और ठीक उसी तरह अगर ये हाइट हुआ तो भी वर्टेक्स पी से अगर हम लोग बनाएंगे तो भी बेस कौन होगा, एन क्यू होगा, तो ये बेस होगा, क्या आएगा, दोनों का बेस क्या है, सेम लाइन पे है या नहीं है, तो हम लोग ये लिखेंगे एंड देयर बेस lie on same line, therefore their heights are same। और अगर दो ट्राइंगल का हाइट सेम होगा, अगर दो ट्राइंगल का हाइट सेम होगा तो हम लोग क्या जानते हैं, रेशियोज ऑफ एरियाज, तो लोग अभी क्या लिखेंगे, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले वाले का नाम क्या है, पी एल क्यू, PLQ upon area of triangle PMQ will be equal to, sorry PMQ नहीं, इसका नाम क्या है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे नाम क्या है, PQN, PQN PLQ क्या है, their heights are same, तो रेशियो will be equal to corresponding bases, तो PLQ का बेस कौन है, LQ अपॉन का बेस क्या है, एन क्यू, क्या बेस है, एन क्यू, एन क्यू बोल सकते हैं या फिर क्यू एन भी बोल सकते हैं, क्या बोल दिया, क्यू एन। समझ में आ गया यहाँ तक, प्लीज टेक इट डाउन क्योंकि मुझे जगह ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव कर लिया एल पी अपॉन पी एम, दूसरे पार्ट में हम लोग ने प्रूव कर लिया एल क्यू अपॉन क्यू एन। अब फिर से देखते हैं हमको प्रूव क्या करना है, एल पी अपॉन पी एम इक्वल टू एल क्यू अपॉन क्यू एन। देखो पहले वाले का राइट हैंड साइड एल पी अपॉन पी एन, सेकेंड का राइट हैंड साइड एल क्यू अपॉन क्यू एन, हमको इन्हीं दोनों को इक्वल प्रूव करना है, एल पी अपॉन पी एम और एल क्यू अपॉन क्यू एन, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते तो हमारा तो काम ही बन जाता। अगर देखो, अगर ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और वो सेकेंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट वाले का लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम होता तो उनका राइट हैंड साइड भी सेम होता, तो कंपेयर करते हैं ना। फर्स्ट वाले का क्या है, एल पी क्यू, इधर क्या है, पी एल क्यू, एल पी क्यू और पी एल क्यू ट्राइंगल का नाम तो सेम है। चलो इन शॉर्ट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ही ट्राइंगल का नाम चेंज कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था किसी भी ट्राइंगल का नाम हम लोग 6 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पी एल क्यू की जगह पे मैं एल पी क्यू लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ही हटा देता हूँ। ट्राइंगल एल पी क्यू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एल पी क्यू। ठीक है, तो देखो अभी फिर से कंपेयर करो, एल पी क्यू और ऊपर वहाँ पे भी क्या है, एल पी क्यू है। डिनोमिनेटर पे देखो पी एम क्यू और वहाँ पे क्या है, पी क्यू एन। पी एम क्यू और पी क्यू एन ये सेम नहीं है, एल पी क्यू और एल पी क्यू सेम है। तो हम लोग को प्रॉब्लम किससे, इसका डिनोमिनेटर, फर्स्ट वाले का लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर, सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर, अगर ये दोनों सेम होते तो अपना काम क्या हो जाता, बन जाता। तो हम लोग आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ, और ऑलरेडी मैंने ये वाला फर्स्ट यहाँ पे लिखा और सेकंड वाला यहाँ पे लिखा, क्योंकि आई एम गोइंग टू रब इट। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बस रिलेट कर पाऊँ इसलिए लिखा मैंने। तो स्टेटमेंट रब कर दिया, सेकंड स्टेटमेंट रब कर दिया। अब थर्ड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। तो हम लोग ने क्या डिसाइड किया, अच्छा यहाँ पे हम लोग ने एल पी क्यू लिखा था बराबर, यहाँ पे
में हम लोग क्या लिख देंगे एल पी क्यू। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है एल पी और एल पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू एल क्यू अपॉन क्यू एम। तो हम लोग ने क्या सोचा कि अगर दोनों का राइट हैंड साइड सेम प्रूव करना है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम होना चाहिए। तो ऊपर वाला यहाँ पे और ये वाला सेम है, बस हम लोग अगर पी एम क्यू और पी क्यू एम को इक्वल प्रूव कर लिया तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो थर्ड पार्ट हम लोग का उसी के लिए है, थर्ड स्टेप। ध्यान से देखो अभी, डायग्राम का ही पार्ट है, यहाँ पे बना हुआ फिर से तो कुछ याद आना चाहिए अभी। ठीक है, जब मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी बता रहा था, फोर्थ वाला प्रॉपर्टी सेशन 1 में ए बी सी डी में से डी वाला, अगर दोनों ट्रायंगल के बेस और हाइट क्या हो, सेम हो और दे लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस। एग्जैक्टली देखो ना, उन्होंने क्या बोला है, लाइन ओ जो है और सेगमेंट एम एन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। और अगर उनके बीच में दो ट्रायंगल्स हैं, कौन से दो ट्रायंगल्स हैं, चलो मैं एक को रेड में ले लेता हूँ, एक को ब्लू में ले लेता हूँ। तो ये दोनों ट्रायंगल को क्या होना चाहिए, इन दोनों का रेशो 1 होगा, या फिर इन अदर वर्ड्स दोनों का एरियाज क्या है, सेम है। यस और नो? अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल की लाइन के बीच में ट्रायंगल्स हो तो उनका एरिया हमेशा क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंट रहता है या फिर इक्वल रहता है। यही हम लोग ने सीखा, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग ने देख ही लिया है कि लाइन ओ और लाइन एम एन, सेगमेंट एम एन पैरेलल है। किसने बोला, उन्होंने खुद दिया था, आपने गिवन में लिखा होगा ये कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तो पैरेलल है, अपना काम बन गया। क्या लिखेंगे हम लोग, लाइन ओ इज पैरेलल टू सेगमेंट एम एन। रीजन क्या है इसका, गिवन। अगर ऐसा है तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम क्यू, रेड वाला दिख रहा है, पी एम क्यू विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एन, ब्लू वाला पी क्यू एन, पी क्यू एन। इज दैट क्लियर? तो दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। यस, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप बोल के हाईलाइट कर लेता हूँ। अब ध्यान दो, फिर से हम लोग कहाँ पे अड़े हुए थे कि भाई साहब दोनों का राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सेम है, बस प्रॉब्लम किसका था, डिनोमिनेटर। अभी वो भी इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एन, है ना। इसका मतलब ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट है, ये वाला और ये वाला तो सेम है पहले से, और अभी हमने पी एम क्यू और पी क्यू एन को भी सेम प्रूव कर दिया। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, सेम हो गया। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, फोर्थ में, देयरफॉर या फिर फोर्थ स्टेप आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एल पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू एल क्यू अपॉन क्यू एन। कैसे मिला आपको, फ्रॉम 1 2, ये आपके रीजंस में आना चाहिए ना। जहाँ पे भी आप ऐसे डॉट देख रहे हो आपके रीजंस वाले सेक्शन में आएगा। मैं लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपको सीरियल नंबर, स्टेटमेंट और रीजंस के फॉर्मेट में ही लिखना है। तो फिर से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, सेम प्रूफ हो गया, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज इट, टेक इट डाउन। नेक्स्ट वाला थ्योरम है कन्वर्ज ऑफ बीबीटी, दैट इज कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्ज मतलब उल्टा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो पढ़ा उसका एग्जैक्टली उल्टा। तो उसमें क्या दिया था, फटाक से डिवाइड कर लेते हैं। उसमें दिया था कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई रैंडमली ले रहा हूँ मैं, अगर ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, और अगर मैंने पैरेलल लाइन बनाया
किसी एक साइड पे, जैसे लाइन एम है और तो दो सेगमेंट को ये कट करेगा कहीं ना कहीं एक्स और वाई पे कट कर देगा। मान लेते हैं अगर लाइन एम क्यू आर को पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो ही ना, वहाँ पे गिवन क्या था, वहाँ पे गिवन ऐसा था, मतलब थोड़ी देर पहले बीपीटी में गिवन क्या था, गिवन था लाइन एम पैरेलल टू सेगमेंट क्यू आर, बराबर। तो हमको प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, मैंने नाम चेंज कर दिया यहाँ पे, डजेंट मैटर, पी वाई अपॉन वाई, कंसेप्ट तो वही है ना। तो अगर लाइन एम पैरेलल हो है तो ही पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई, बराबर। कन्वर्स में क्या है, एग्जैक्टली उल्टा, मतलब अगर यही ट्रायंगल है, क्या नाम है इसका, पी ओ आर, और अगर पैरेलल नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो, कोई तो एक लाइन है, क्या है, कोई तो एक लाइन, लाइन एम ही है लेकिन वो पैरेलल नहीं है, क्या है, वो सिर्फ दो पी क्यू और पी आर को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं कट कर रहा है। तो कैसा है, यहाँ पे गिवन है कि ये जो लाइन है ना, ये पी क्यू और पी आर को, इफ अ लाइन डिवाइड्स, इफ के बाद जो भी रहता है वो क्या रहता है, दिया हुआ रहता है, गिवन, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, वहाँ पे वो लोग ने स्टेटमेंट में क्या बोला था, प्रोपोर्शन, मैंने आपको बताया ना प्रोपोर्शन का मतलब क्या, इक्वल रेशियो, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, सेम रेशियो, मतलब इक्वल रेशियो, यहाँ पे प्रोपोर्शन वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन उसका मतलब क्या है, इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रोपोर्शन में है, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि भाई साहब ये तो प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या, रेशियोज का इक्वल होना, तो ऑलरेडी ये रेशियो पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। अगर ऐसा है तो मुझे प्रूव करना है, to prove that line M is parallel to segment QR, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, और सेगमेंट XY पैरेलल टू सेगमेंट QR, मतलब तो वही है ना, XY M पे ही तो है, XY पैरेलल टू QR, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये हमको प्रूव नहीं करना है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में इसका प्रूफ नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इफ देन, कहने का मतलब अभी से, अब की बार से, किसी भी ट्रायंगल में हमने कभी देखा कि कोई तो एक लाइन है, वो दो साइड्स को प्रोपोर्शन में कट कर रहा है, वो दो साइड्स को प्रोपोर्शन में कट कर रहा है, तो वो तीसरे साइड को क्या रहेगा, वो वाला लाइन तीसरे साइड को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, पैरेलल, बस यही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसका इनडायरेक्ट प्रूफ आता है लेकिन वो अभी आपको सिलेबस में नहीं है, बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है क्योंकि ये कंसेप्ट यूज होगा। गॉट इट, टेक इट डाउन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो इट्स ओके, वो इम्पोर्टेंट है, ये लिखना है, ये लिखना है, फिर वो लिखना है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अभी हम लोग ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सीख लिया, उसका कन्वर्स देख लिया। ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि आप एक आपको कहीं किसी नोट पे जहाँ पे आपने लिखने को स्टार्ट किया है तो क्या अच्छा रहेगा, आप लोग एक फुल स्केप पे लो, और जैसे अभी तक हम लोगों ने फुल स्केप पे इस चैप्टर का नाम लिखा, सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी, और क्या कर देंगे, जैसे कि फर्स्ट में आपने सबसे पहले क्या सीखा, प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, जिसमें आपने ए बी सी डी 4 टाइप सीखे, ये सब। उसके बाद ये, इसके बाद क्या था आपका प्रैक्टिस एट 1.1, तो उसके बाद क्या था 1.1, उसके बाद आपने क्या सीखा सेकंड में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी,
थियरम, उसके बाद कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम ये होगा। और अभी आप क्या सीख रहे हो, एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, ये सेकंड था। थर्ड जैसे थियरम्स है, प्रॉपर्टीज है, उसका सब पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट, उसमें ये सब पार्ट है, ये थियरम, ये थियरम। तो फोर्थ में उसके बाद फिर से इसका सब पार्ट आया, ए बी सी, जैसे ये हो गया 1 2 3 वो ए बी सी। तो इससे क्या रहेगा, जब आप ये लिख लेते हो ना, और ये फुल स्केल, जैसे मान लो आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है, पास आ गया आपका यूनिट टेस्ट, तो ये चैप्टर हो गया पढ़ा के, ठीक है, और 2 चैप्टर्स हो गए, 3 चैप्टर्स हो गए ज्योमेट्री में। तो अभी क्या करना है, अभी आप टेक्स्ट बुक लेने में कभी कभी क्या होता है, बोर हो जाता है, तो आप दिमाग में ना इसका एक कंसेप्ट मैप बना लेने का, या फिर ये पेपर ले लेने का सामने, और सोचने का कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल में हमने पढ़ा क्या था, क्योंकि अभी तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा, क्यों, क्योंकि यही चल रहा है ना, और सिर्फ ज्योमेट्री ही चल रहा है, सिर्फ अलजेब्रा ही होगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब सब सब्जेक्ट्स चालू रहेंगे, तो फिर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को याद कैसे करें, तो ये जो तब ये फुल स्केल काम आएगा। आपको क्या करना है, फुल स्केल लेना है, सामने रखना है, देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल में ये क्या था, ये ऐसा था जिसमें 2 अलग अलग ट्रायंगल था, बी ऐसा था जिसमें हाइट सेम था, सी जिसमें बेस सेम है, और उसमें होता क्या है, ये भी अपने दिमाग को याद दिलाने का, हाँ उसमें ऐसा हुआ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता था, उसमें होता था एक ट्रायंगल होगा, और अगर एक लाइन पैरेलल बनाया तो, और अगर वो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा तो एक प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में भी कट करेगा, या फिर रेशियो इक्वल रहेगा। तो कन्वर्स क्या है, एग्जैक्टली उसका उल्टा, अगर एक लाइन है वो इक्वल रेशियोज में कट कर रहा है 2 साइड्स को, तो तीसरे साइड को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक, अभी एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एप्लीकेशन मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूजेस, हम लोग कहाँ पे उसको यूज़ करने वाले हैं। ऐसे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो तीनों सीख लेंगे। स्टार्ट करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट ऐसा है, बाइसेक्टर, यहाँ पे इफ और देन फॉर्मेट में नहीं है, इफ के बाद जो होता है वो गिवन है, देन के बाद जो होता है वो प्रूव करना है, डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो इस स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं, स्टेटमेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, आगे आधा से खत्म हो जाएगा वहाँ पे। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ से देखते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल लेना, अब मैं आपके टेक्स्ट बुक में जो नाम है वो नाम नहीं ले रहा, तो आपके लिए क्या रहेगा, वो वाला नाम का समझ जो रहेगा वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो एज अ होमवर्क। तो लिखना तो यही है, ट्रायंगल पी क्यू आर, मैंने एक एंगल का बाइसेक्टर बना दिया, जैसे एंगल पी है उसका मैंने क्या कर दिया, बाइसेक्टर बना दिया। जो बाइसेक्टर बनता है इसका मतलब क्या होता है, वो एंगल 2 इक्वल पार्ट में कट हो जाता है। मान लो पी एस क्या है, उसका बाइसेक्टर है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड। देखो बाइसेक्टर कैसा रहता है, ऐसा कंटिन्यूअस एक रे होता है, तो डेफिनेटली वो सामने वाले साइड को 2 पार्ट में कट करेगा, इक्वल पार्ट नहीं, 2 पार्ट, कोई भी 2 पार्ट में वो कट कर देगा, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना वो, जैसे वो एस पे मिलेगा। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड, डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। देखो रिमेनिंग साइड कौन से साइड की बात हो गई, क्यू आर की बात हो गई। कैसे क्यू आर की बात हो गई, क्योंकि पी एस कहाँ से गया, क्यू आर से गया, तो रिमेनिंग साइड्स कौन से हो गए, पी क्यू एंड पी आर। रिमेनिंग साइड जो है ना यहाँ पे, ये कौन से हो गए, पी क्यू एंड पी आर। तो हमको प्रूफ क्या करना है, देखो गिवन जो है वो आप अपना टेक्स्ट बुक देख के उसके हिसाब से ये डायग्राम में सिंक करके लिख लो। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट साइड, कौन सा ऑपोजिट साइड है, क्यू आर, डिवाइड किसमें होगा, क्यू एस और एस आर। तो लिख लेता हूँ क्यू एस अपॉन एस आर, रेशो ना, इन द रेशो, तो क्यू एस अपॉन एस आर इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड, इन द रेशो, या फिर डिवाइड्स
the opposite side opposite to the angle in the ratio of the remaining side. In the ratio मैं ऐसा भी लिख सकता था equal to the ratio of remaining side, लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा बोला है तो मुझे क्या प्रूव करना है, SQ upon SR is equal to the ratio of the remaining side. बस आपको ध्यान देना है, आपने पहले किसकी बात की है, SQ की, तो उससे जुड़ा हुआ कौन रहेगा, PQ ही उसके सामने आएगा, यहाँ पे आएगा PQ अपॉन SR उस तरफ है, दिख रहा होगा आपको SR, तो SR से कौन जुड़ा हुआ है, PR, तो PR ही उसके सामने आएगा. अगर आपने यहाँ पे लिखा उल्टा PR अपॉन PQ तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि QS से जुड़ा हुआ साइड कौन सा है, PQ, और SR से जुड़ा हुआ साइड कौन सा है, PR. तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो डेफिनेटली वो दो पार्ट में कट करेगा, तो उन दो पार्ट का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. एग्जैक्टली हाँ, तो हमको ऐसा प्रूव करना है. तो इसके लिए सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है. क्या है कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन ऐसा रहेगा कि PS को पैरेलल एक सेगमेंट हम लोग बनाएंगे या फिर एक रे बनाएंगे, कहाँ से गुजरते हुए, R से. पहले तो मैं सीधा कंस्ट्रक्शन लाइन कैसा रहता है शॉर्ट में, ठीक है, ऐसा बढ़ते जा रहा है. देखिए मैं ये द रिमेनिंग साइड मिटा देता हूँ, ऑफ द रिमेनिंग साइड यहाँ पे लिखता हूँ, ऑफ द रिमेनिंग साइड. तो एक्सटेंड कर लिया यहाँ तक, ये पैरेलल बना लिया, ठीक है. अब ये R से गुजरता हुआ जो रे है वो किसको पैरेलल है, PS को. ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, तो ड्रॉ रे पैरेलल टू PS फ्रॉम पॉइंट R, ठीक है. ड्रॉ अ रे पैरेलल टू PS फ्रॉम पॉइंट R, एक्सटेंड QP, एक्सटेंड QP. मैंने QP क्यों बोला, क्योंकि Q से P की तरफ हम लोग एक्सटेंड करेंगे. PQ बोलता तो हम लोग कैसे आना पड़ता है, नीचे की तरफ. एक्सटेंड QP टू इंटरसेक्ट द रे एट क्या PQR at O. Extend QP to intersect the ray. इस रे को इंटरसेक्ट कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए, P पे इंटरसेक्ट करते हुए. ऐसा क्लियर? तो ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या है, हम लोग ने R से एक रे बना है जो किसको पैरेलल है, PS को पैरेलल है. इसका मतलब अभी से ये दोनों क्या है, पैरेलल है. और इसको एक्सटेंड किया, उसको मिलने के लिए कहाँ तक एक्सटेंड किया, अप टू O, ठीक है. कहाँ तक एक्सटेंड किया, अप टू. तो अभी भी क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखो. इट इज वेरी सिंपल. कैसे, प्लीज पे अटेंशन. सबसे डायग्राम को घुमा लिया, क्यू को ऐसे ऊपर की तरफ ले लिया. क्यों, आपको आप रिलेट कर पाओ आपके सम्स के साथ, इसीलिए तो ऐसा ट्विस्ट कर दिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा. या फिर सिर्फ डायग्राम इतना चाहिए उतना ही बना रहा हूँ. यहाँ पे Q है, यहाँ पे O है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है, S है, ठीक है. देखो एक ट्रायंगल है, ये नीचे वाला क्या है, ट्रायंगल है. ट्रायंगल में ये दोनों क्या है, पैरेलल है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम याद आना चाहिए आपको फटाक से. ट्रायंगल में लाइन पैरेलल, ट्रायंगल में पैरेलल देखा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलते हैं, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड then the line divides the remaining side in proportion. इसका मतलब QS upon SR will be equal to QP upon PO, है ना. क्या बोलूँगा, प्रूफ. लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. स्टेटमेंट नंबर 1, ध्यान से देखो. इन ट्रायंगल का नाम क्या है उसका, QOR. क्या नाम है, QOR. इन ट्रायंगल QOR सेगमेंट
सेगमेंट ओ आर, पी एस और ओ आर एक दूसरे को पैरेलल है। कहाँ से बना? कंस्ट्रक्शन भी हम लोग ने बनाया पैरेलल। तो उसका रीज़न के सेक्शन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा रीज़न? कंस्ट्रक्शन। अगर ये दोनों पैरेलल है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू क्यू पी। सी क्यू पी की जगह पे मैं पी क्यू लिखेगा तो भी चलेगा, उसका नाम उल्टा सीधा ना, ए बी को मैं बी ए भी बोल सकता हूँ। ठीक उसी तरह क्यू पी की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ? पी क्यू अपॉन क्या है वो? पी ओ। ठीक है, इसका रीज़न क्या आएगा? ये हम लोग ने कहाँ से सीखा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसीलिए इसको हम लोग ने क्या बोला है? एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ तक तो हम लोग ने इजीली प्रूव कर लिया। और ये क्या प्रूव किया देखते हैं, कंपेयर करते हैं जो प्रूव करना था और जो अभी तक मिला है। क्यूएस दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्यूएस नीचे, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू टी आर। मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे पता है? ये यहाँ पे। बाकी सब तो ऑलमोस्ट मिल गया हम लोग को। तो अगर कैसे भी करके मैं पी आर और पी ओ को इक्वल प्रूव कर दूँ, पी आर और पी ओ को इक्वल प्रूव कर दूँ, तो मैं पी ओ के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? पी आर। ये सब ना पी ओ के जगह, बस मुझे क्या चाहिए? पी ओ के जगह पे कौन चाहिए? पी आर। अगर मैं उन दोनों को इक्वल प्रूव कर लिया तो अपना काम तो हो गया। कैसे करेंगे उन दोनों को इक्वल प्रूफ? उसके लिए remember whatever you have done in the last year 9th standard, corresponding angles, alternate angles, ध्यान एक बार याद कर लो उनको, ये भी उसका यूज होगा। तो ये डायग्राम यहाँ पे मिटा ले रहा हूँ मैं। पे अटेंशन, सिंपल सा पार्ट है। ये यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, यहाँ पे O है और यहाँ पे क्या है? R है। ये लाइन कुछ ऐसे गया है, यस और नो। यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ये सब हुआ क्यों? कंस्ट्रक्शन है। और जो पैरेलल लाइन को जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स। तो आपको कौन से शेप्स में एंगल बनते दिखाई दे रहे हैं? हाँ 7, और हम लोग जानते हैं 7 मिरर 7, L मिरर L, ये कैसे टाइप के एंगल रहते हैं? करस्पॉन्डिंग। और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एक दूसरे को क्या है? मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बराबर है। तो डायरेक्टली थर्ड पार्ट में, सेकेंड पार्ट कैसा रहेगा? एंगल क्यू पी एस, ये डायग्राम बनाना, कॉन्ग्रुएंट और एंगल पी ओ आर, इसका रीजन क्या रहेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या रीजन है इसका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, फिर से मैं वही दो पैरेलल लाइंस को बनाता हूँ, ध्यान दो। पी एस एस क्यू, पी एस हो गया, यहाँ पे एस क्यू ओ, और यहाँ पे है आर। जैसे पहले भी मैंने इन दोनों पैरेलल लाइन को बनाया था और ट्रांसवर्सल वो था, दोनों को जोड़ने वाला। इस बार दोनों को ये जोड़ रहे हैं, तो डायरेक्टली एक शेप दिखाई दिया होगा आपको। कौन सा शेप है? जेड। और जेड शेप में जो एंगल होता है क्या होता है? अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। थर्ड स्टेप, एंगल एस पी आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ओ, इसका रीजन क्या रहेगा? अल्टरनेट एंगल। जेड शेप में जो एंगल रहते हैं वो क्या रहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब और एक सिंपल सा डायग्राम, क्यू पी एस आर। तो डायग्राम ने खुद बताया हम लोगों को कि देखो ना, क्यू पी आर जो ट्राइंगल में है, और पी एस क्या है? उसका बाइसेक्टर। मतलब ये दोनों पार्ट क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे ना। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को दो इक्वल पार्ट में कट करता है। तो यहाँ पे कौन से दो एंगल इक्वल रहेंगे?
एक तो ये क्यू पी एस और दूसरा कौन सा एस पी आर। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल क्यू पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस पी आर। इसका रीजन क्या है, पी एस इज द बाइसेक्टर, पी एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। एंगल पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। पी बोलो या 3 लेटर में अगर हम लोग नाम बोलेंगे तो क्या आएगा, क्यू पी आर, क्या आएगा, क्यू पी आर। अब ध्यान से देखो 2, 3 और 4 की तरफ, यहाँ पे क्यू पी एस है, इसका लेफ्ट हैंड साइड, एस पी आर थर्ड स्टेप का लेफ्ट हैंड साइड, और फोर्थ स्टेप में क्यू पी एस और एस पी आर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, क्यू पी एस और एस पी आर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से देखो सेकेंड स्टेप में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, थर्ड स्टेप में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और फोर्थ स्टेप में सेकेंड और थर्ड का दोनों का ही लेफ्ट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट तो दोनों का राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। दोनों का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो फिफ्थ स्टेप में हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इनके वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर। पूछेंगे क्या है रीजन, तो हम लोग 2, 3 और 4 देखो आप खुद, 2 में ये दोनों इक्वल है, 3 में ये दोनों इक्वल है, फोर्थ में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो फिफ्थ में क्या आएगा, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 2, 3 एंड 4। तो इतना मैंने मेहनत क्यों किया सर, हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं पी और पी ओ को इक्वल बताना, बाकी तो हम लोग ने प्रूफ कर लिया है सर। तो बस वहीं पे आ रहे हैं हम लोग अभी, और 2 मिनट है, ठीक है। अब ये डायग्राम्स को ब्रेक इस ध्यान में रखना, फर्स्ट स्टेप यार एकदम क्लियरली है, डायग्राम्स को ब्रेक करके आंसर हो गया। अभी लास्ट के लिए लास्ट डायग्राम देखो, यहाँ पे इस तरफ वाला जो है वो ट्राइंगल बनाता हूँ, इधर बना लेता हूँ, पी आर ओ, है ना। अभी अभी हम लोग ने क्या प्रूफ किया, पी ओ आर, देखो यहाँ पे पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट। किसी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट, 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब इसका अपोजिट साइड और इसका अपोजिट साइड एक दूसरे को क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ऐसे एक दूसरे को क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बस एंगल पी ओ आर का अपोजिट साइड, देयरफॉर एंगल पी ओ आर का अपोजिट साइड क्या है, पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, अपोजिट साइड क्या है, पी ओ, सेगमेंट पी ओ, ऐसा होगा। तो देखो लास्ट वाले इसका रीजन क्या है, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना सर, हम लोग ने पिछले साल पढ़ा था सर, ऐसे नहीं बोल सकते, उसका रीजन लेना पड़ेगा क्या, सेगमेंट या फिर साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये रीजन जो है ये मैं यहाँ पे ऐसे एरो करके यहाँ पे ऐसे नीचे लिख रहा हूँ, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया, तो यही चाहिए था ना, सॉरी पी क्यों नहीं, इसका क्या है, पी ओ, बराबर। तो हम लोग ने यही सोचा था सर, हमको क्या चाहिए, पी आर चाहिए, किसकी जगह पे, पी ओ। और हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अगर पी ओ और पी आर इक्वल मिल जाते हैं तो हम लोग पी ओ की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी आर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, बराबर। तो डायरेक्टली अभी फर्स्ट स्टेप और 5th स्टेप का यूज से हम लोग 6th स्टेप लिखेंगे। 6th स्टेप डायरेक्टली हम लोग का आंसर रहेगा, क्या रहेगा, QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ। इतना मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। अब PO पे जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, PR। तो ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम 5th। तो इसका ये पूरा स्टेटमेंट का रीजन क्या रहेगा, फ्रॉम 5th एंड 1st, या फिर 1st एंड 5th, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड। तो ध्यान में रखना कि अगर किसी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर है तो वो एंगल बाइसेक्टर
एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड का रेशो को इक्वल बना देगा बचे हुए साइड्स के रेशो के साथ। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लगता है बाबा इतना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, डायग्राम बना लो और ब्रेकेज कर लो 1 2 3 4, 4 सिंपल डायग्राम्स में समझ जाता है। ओके, टेक इट डाउन।